नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी आपने सोचा है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो आखिर जानते कैसे हैं? ये दुनिया, ये लोग, ये सूरज का रोज निकलना, बारिश का होना, इन सब बातों पर हमें इतना यकीन कैसे हो जाता है? कभी कभी मन में ये सवाल उठता है ना कि क्या सच है, क्या वहम, और हमारी समझ की हद आखिर है कहाँ तक? हम अपने फैसलों पर, अपनी धारणाओं पर इतना भरोसा करते हैं, पर क्या हमने कभी रुककर ये जानने की कोशिश की है कि ये भरोसा आता कहाँ से है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे गहरे सवाल उठे हैं, अगर आप भी कभी अपनी सोच और समझ की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो आज आप एक बहुत ही खास सफ़र पर मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं आज आपको एक ऐसी किताब की दुनिया में ले जाऊंगी जो शायद थोड़ी पुरानी है, पर उसकी बातें आज भी हमारे मन के दरवाजों पर दस्तक देती हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी ही समझ को समझें, कैसे हम अपने ज्ञान की नींव को परखें, और कैसे हम एक ज़्यादा साफ और सच्ची नज़र से इस दुनिया को देख सकें। किताब का नाम है एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी मानव समझ के बारे में एक जांच पड़ताल, और इसे लिखा है महान दार्शनिक डेविड ह्यूम ने। अब दार्शनिक शब्द सुनकर घबराना नहीं मेरे दोस्त। ह्यूम की बातें भारी भरकम नहीं, बल्कि बहुत ही दिलचस्प हैं। जैसे कोई बहुत समझदार दोस्त हमें जिंदगी के कुछ अनसुलझे रहस्य समझा रहा हो। इस समरी को सुनने के बाद आपको अपनी ही सोच पर एक नया भरोसा महसूस होगा। आपको ये समझ आएगा कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे यकीन करते हैं, और कैसे कभी कभी हम खुद को ही धोखा दे बैठते हैं। ये किताब आपके मन के कई जाले साफ कर सकती है और आपको एक ज़्यादा जागरूक इंसान बनने में मदद कर सकती है। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप जिंदगी के ऐसे ही खूबसूरत और गहरे सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपने ही मन की गलियों में झांकने के लिए डेविड ह्यूम के साथ मानव समझ के इस अद्भुत सफ़र पर निकलने के लिए? चलिए, फिर देर किस बात की, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेविड ह्यूम इस किताब में हमें बताना क्या चाहते हैं। ह्यूम एक ऐसे दार्शनिक थे जो मानते थे कि हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी समझ हमारे अनुभवों से ही आती है। यानी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसी से हमारी दुनिया बनती है। वो हमें किताबी बातों या सुनी सुनाई चीज़ों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय खुद अनुभव करने और सोचने के लिए कहते हैं। ये किताब एक तरह से हमारे दिमाग की फंक्शनिंग यानी कार्यप्रणाली को समझने की एक कोशिश है। इस किताब के कुछ मुख्य विचार, जिन्हें हम धीरे धीरे और प्यार से समझेंगे, वो कुछ इस तरह हैं। हमारे मन में विचार कहाँ से आते हैं? हम चीज़ों को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं? जब हम कहते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का कारण है, तो इसका असली मतलब क्या होता है? क्या हम भविष्य के बारे में सच में कुछ जान सकते हैं? हमारी आज़ादी और किस्मत का क्या रिश्ता है? और क्या चमत्कारों पर यकीन करना समझदारी है? सुनने में ये सवाल थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर यकीन मानिए, ह्यूम ने इन्हें बहुत ही सरल और दिलचस्प तरीके से समझाया है। तो आइए एक एक करके इन विचारों की परतों को खोलते हैं। पहला खंड, विभिन्न प्रकार के दर्शन, ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिलॉसफी। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है दर्शन यानी फिलॉसफी की दो अलग अलग धाराओं से। डेविड ह्यूम हमें बताते हैं कि मोटे तौर पर दो तरह के दार्शनिक होते हैं। एक वो जो इंसान को एक सक्रिय प्राणी यानी एक्शन लेने वाला बीइंग मानते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो हमें अच्छे काम करने, गुणी बनने और समाज में सही ढंग से जीने की प्रेरणा दें। इनकी बातें अक्सर बहुत खूबसूरत, समझने में आसान और दिल को छू लेने वाली होती हैं। ये हमें भावनाओं से, कहानियों से और मिसालों से सिखाते हैं। और दूसरी तरह के दार्शनिक वो होते हैं जो इंसान को एक सोचने समझने वाला यानी तर्क करने वाला प्राणी मानते हैं। वो इंसान के दिमाग की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमारी समझ कैसे काम करती है, हम चीज़ों को कैसे जानते हैं, और हमारे ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। इनकी बातें थोड़ी गहरी, थोड़ी सूक्ष्म यानी बारीक होती हैं, और इन्हें समझने के
लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान और मेहनत लगती है। ह्यूम कहते हैं कि दोनों ही तरह के दर्शन अपनी अपनी जगह ज़रूरी हैं। पहला वाला हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करता है, तो दूसरा वाला हमारी सोच को साफ और सटीक बनाता है। लेकिन ह्यूम का झुकाव थोड़ा दूसरे वाले की तरफ ज़्यादा है। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी समझ की प्रक्रिया को ही नहीं समझेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। अगर हम यही नहीं जानेंगे कि हमारे विचार बनते कैसे हैं तो हम अपनी गलत धारणाओं को कैसे सुधार पाएंगे। ह्यूम मानते हैं कि जो दर्शन बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, वो अक्सर गलतियों और अनिश्चितताओं का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारे अनुभवों से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए वो एक ऐसे दर्शन की वकालत करते हैं जो सटीक हो, तर्क पर आधारित हो, लेकिन साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी के लिए उपयोगी भी हो। वो चाहते हैं कि हम अपनी समझ की सीमाओं को पहचानें, ताकि हम बेकार के सवालों में उलझकर अपना समय बर्बाद ना करें और उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें हम सच में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। कैसा लगा ये पहला कदम? ये तो बस भूमिका थी मेरे दोस्त। अब हम ह्यूम के विचारों की असली दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। तैयार है ना? दूसरा खंड, विचारों की उत्पत्ति, ऑफ द ओरिजिन ऑफ आइडियाज़। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। हमारे मन में ये जो इतने सारे विचार आते रहते हैं, ये आखिर पैदा कहाँ से होते हैं? ह्यूम इसका एक बहुत ही सीधा और सरल जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मन की सारी चीज़ें, जिन्हें वो परसेप्शंस यानी बोध कहते हैं, वो दो तरह की होती हैं। इम्प्रेशंस यानी अनुभव या गहरे एहसास, और आइडियाज़ यानी विचार या हल्की यादें। इम्प्रेशंस वो होते हैं जो हमें सीधे अपने सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रियों से मिलते हैं, या जब हम कोई गहरी भावना महसूस करते हैं। जैसे जब आप एक सुंदर सा गुलाब देखते हैं तो उसकी लाली, उसकी खुशबू, उसकी कोमलता, ये सब आपके मन पर एक गहरा इम्प्रेशन छोड़ते हैं। या जब आपको किसी बात पर बहुत खुशी होती है या बहुत दुख होता है, तो वो भी एक तरह का इम्प्रेशन है। ये बहुत ही ताज़े, बहुत ही जीवंत और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और आइडियाज़ क्या हैं? ह्यूम कहते हैं कि आइडियाज़ इन्हीं इम्प्रेशंस की हल्की धुंधली परछाइयाँ होती हैं। जब आप उस देखे हुए गुलाब के बारे में बाद में सोचते हैं या उस खुशी या दुख को याद करते हैं, तो वो एक आइडिया बन जाता है। ये इम्प्रेशन जितना ताज़ा या शक्तिशाली नहीं होता, पर ये उसी से पैदा होता है। मतलब हर विचार की जड़ किसी न किसी अनुभव में होती है। ह्यूम एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि कोई भी विचार ऐसा नहीं हो सकता जिसका आधार किसी अनुभव में ना हो। अगर कोई इंसान जन्म से अंधा है तो वो रंगों के बारे में कोई आइडिया नहीं बना सकता, क्योंकि उसने कभी रंगों का इम्प्रेशन महसूस ही नहीं किया। हाँ, हम अपनी कल्पना में चीज़ों को मिला जुला सकते हैं, जैसे एक सोने का पहाड़ सोच सकते हैं, जबकि हमने कभी सोने का पहाड़ देखा नहीं। पर यहाँ भी सोना और पहाड़, इन दोनों के आइडियाज़ हमारे पास पहले से मौजूद हैं, क्योंकि हमने सोना भी देखा है और पहाड़ भी। तो ह्यूम के मुताबिक हमारी रचनात्मकता की भी एक सीमा है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मिलाकर कुछ नया सोच सकते हैं जिनका अनुभव हमें पहले हो चुका है। ये एक बहुत ही बुनियादी पर बहुत ही गहरी बात है दोस्तों। ये हमें सिखाती है कि हमारे अनुभव कितने कीमती हैं, क्योंकि वही हमारे ज्ञान और हमारी सोच की नींव रखते हैं। कभी आपने अपने किसी विचार के बारे में सोचा है कि वो कहाँ से आया होगा? कोशिश करके देखिएगा, शायद आपको भी उसकी जड़ किसी न किसी पुराने अनुभव में मिल जाए। है ना ये कमाल की बात? तीसरा खंड, विचारों का जुड़ाव, ऑफ द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारे विचार आते कहाँ से हैं, पर हमारे मन में ये विचार अकेले अकेले नहीं घूमते रहते, है ना? वो अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक विचार आता है तो उसके पीछे पीछे दूसरा खींचा चला आता है। जैसे आप किसी दोस्त की तस्वीर देखते हैं तो आपको उससे जुड़ी बातें याद आने लगती हैं, या आप कोई गाना सुनते हैं तो आपको वो जगह याद आ जाती है जहां आपने उसे पहली बार सुना था। ऐसा क्यों होता है? ह्यूम कहते हैं कि हमारे विचारों के बीच कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। इन्हें वो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ यानी विचारों का जुड़ाव कहते हैं, और वो मुख्य रूप से 3 तरह के जुड़ाव बताते हैं। 1. समानता, रिजेम्बलेंस।
जब एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी दिखती है या उसमें कोई समानता होती है तो एक का विचार दूसरे के विचार को खींच लाता है। जैसे किसी पेंटिंग को देखकर आपको उस असली इंसान या जगह की याद आ सकती है जिसकी वो पेंटिंग है। 2. समीपता, कॉन्टिग्विटी इन टाइम और प्लेस। जब दो चीज़ें समय या स्थान में एक दूसरे के करीब होती हैं तो भी वो जुड़ जाती हैं। जैसे अगर आप किसी इमारत के एक कमरे के बारे में सोचते हैं तो आपको उसके आसपास के दूसरे कमरों का भी ख्याल आ सकता है, या किसी ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए आपको उसके आसपास घटी दूसरी घटनाएं भी याद आ सकती हैं। 3. कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण जुड़ाव है। जब हम सोचते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का कारण है या एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ होती है तो इन दोनों चीज़ों के विचार हमारे मन में बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं। जैसे घाव का विचार हमें दर्द के विचार की तरफ ले जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि घाव दर्द का कारण है। ह्यूम कहते हैं कि ये 3 सिद्धांत ही हैं जो हमारे विचारों को एक व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक दूसरे से जोड़ते हैं। हमारी सारी जटिल सोच, हमारी कहानियाँ, हमारी यादें सब इन्हीं जुड़ावों का नतीजा है। ये हमारे मन के लिए वैसे ही काम करते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी भौतिक दुनिया के लिए करती है। चीज़ों को एक साथ रखती है और उन्हें एक क्रम देती है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे विचार कैसे जुड़ते हैं तो हम अपनी सोचने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि कभी-कभी ये जुड़ाव हमें गलत नतीजों पर भी पहुंचा सकते हैं अगर हमने उन्हें ठीक से परखा ना हो। तो अगली बार जब आपके मन में विचारों की एक लड़ी चले तो ज़रा रुक कर देखिएगा कि वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या वो समानता की वजह से हैं या समीपता की या फिर कारण और प्रभाव की? ये एक मज़ेदार खेल भी हो सकता है। चौथा खंड, समझ की क्रियाओं के बारे में संदेहवादी शंकाएं, सेप्टिकल डाउट्स कंसर्निंग द ऑपरेशंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अब हम एक ऐसे मोड पर आ पहुंचे हैं जहां ह्यूम हमें थोड़ा चौंकाने वाले हैं। ये खंड 2 भागों में है और यहाँ ह्यूम हमारे सबसे गहरे विश्वासों पर कुछ सवाल उठाते हैं, खासकर कारण और प्रभाव के बारे में। भाग 1, ह्यूम कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी तर्क या रीजनिंग करता है वो 2 तरह का होता है। एक वो जो विचारों के संबंधों, रिलेशंस ऑफ आइडियाज से जुड़ा है, जैसे गणित या ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। इन चीज़ों में हम जो नतीजे निकालते हैं वो सिर्फ तर्क से ही साबित हो जाते हैं। उन्हें दुनिया में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक सच्चाई है, चाहे दुनिया में कोई त्रिभुज मौजूद हो या ना हो। इसे हम सिर्फ सोचकर, तर्क करके जान सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है वो तथ्यों के मामलों, मैटर्स ऑफ फैक्ट से जुड़ी होती हैं। जैसे सूरज कल निकलेगा या आग में हाथ डालने से जलन होगी। इन बातों को हम सिर्फ सोचकर नहीं जान सकते, इनके लिए हमें अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। और ह्यूम कहते हैं कि तथ्यों के मामलों से जुड़े हमारे सारे तर्क कारण और प्रभाव के संबंध पर आधारित होते हैं। हम मानते हैं कि एक चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है और उसका कोई प्रभाव यानी असर होता है। लेकिन अब ह्यूम वो बड़ा सवाल पूछते हैं, हमें ये कारण और प्रभाव का ज्ञान आखिर होता कैसे है? क्या ये हमें सिर्फ तर्क से मिल जाता है? ह्यूम कहते हैं, नहीं। अगर आदम यानी दुनिया का पहला इंसान बिना किसी अनुभव के दुनिया में आता तो वो पानी को देखकर ये नहीं बता सकता था कि वो गला घोंट सकता है, या आग को देखकर ये नहीं जान सकता था कि वो जला सकती है। ये ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ अनुभव से मिलता है। हमने बार बार देखा है कि आग जलाने का कारण बनती है, इसीलिए हम ये मान लेते हैं। भाग 2, तो अगर कारण और प्रभाव का ज्ञान हमें अनुभव से मिलता है तो अगला सवाल ये है कि क्या हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में भरोसे के साथ कुछ कह सकते हैं? ह्यूम यहाँ एक और भी गहरा संदेह यानी डाउट उठाते हैं। वो कहते हैं कि हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा, क्योंकि हमने हमेशा सूरज को पूरब से निकलते देखा है, इसलिए हम मानते हैं कि वो कल भी पूरब से ही निकलेगा। लेकिन ह्यूम पूछते हैं, इस बात का क्या सबूत है कि भविष्य अतीत जैसा
ही होगा? क्या कोई ऐसा तर्क है जो ये साबित कर सके? ह्यूम कहते हैं, नहीं, ऐसा कोई तर्क नहीं है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि प्रकृति के नियम नहीं बदलेंगे। पर यह सिर्फ एक मान्यता है, कोई पक्की सच्चाई नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूम कह रहे हैं कि सूरज कल नहीं निकलेगा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस बात का कोई 100% तार्किक यानी लॉजिकल सबूत नहीं है। हमारा ये विश्वास सिर्फ हमारी आदत पर, हमारी पिछली अनुभवों की एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी पर आधारित है। ये बातें थोड़ी सिर घुमा देने वाली लग सकती हैं, है ना? पर ह्यूम हमें डराना नहीं चाहते। वो बस हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी समझ की कुछ सीमाएं हैं और हम जिन चीज़ों को बहुत पक्का मानते हैं वो शायद उतनी पक्की ना हो जितनी हम समझते हैं। ये हमें थोड़ा विनम्र यानी हम्बल बनाता है और हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है। कैसा महसूस हो रहा है आपको ये सब सुनकर? 5वां खंड, इन शंकाओं का संदेहवादी समाधान, स्केप्टिकल सॉल्यूशन ऑफ दीज डाउट्स। तो पिछले खंड में ह्यूम ने हमें काफी उलझन में डाल दिया था, ये कहकर कि हमारे पास भविष्य के बारे में या कारण प्रभाव के बारे में कोई पक्का तार्किक सबूत नहीं है। तो फिर हम जिंदगी कैसे जीते हैं? हम क्यों मानते हैं कि रोटी खाने से हमारी भूख मिटेगी या पुल पर चलने से हम नीचे नहीं गिरेंगे? इस खंड में, जो फिर से 2 भागों में है, ह्यूमन शंकाओं का एक समाधान देते हैं, पर यह समाधान भी थोड़ा संदेहवादी ही है। भाग 1, ह्यूम कहते हैं कि जो चीज हमें पिछले अनुभवों से भविष्य के बारे में नतीजे निकालने पर मजबूर करती है वो तर्क या रीजन नहीं, बल्कि आदत, कस्टम और हैबिट है। जब हम बार बार 2 चीजों को एक साथ होते हुए देखते हैं, जैसे आग और जलन या बादल और बारिश, तो हमारे मन में एक आदत पड़ जाती है। और अगली बार जब हम उनमें से एक चीज को देखते हैं तो हमारा मन अपने आप दूसरी चीज की उम्मीद करने लगता है। ये आदत हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ना होती तो हम जिंदगी जी ही नहीं पाते। हम हर पल अनिश्चितता में रहते। आदत ही है जो हमारे अनुभवों को उपयोगी बनाती है और हमें भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करती है। तो ये कोई तर्क नहीं है, बल्कि हमारे मन की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति यानी नेचुरल टेंडेंसी है। भाग 2, अब ह्यूम विश्वास, बिलीफ की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें किसी चीज पर विश्वास है, जैसे कि सूरज कल निकलेगा, तो इसका मतलब क्या है? ह्यूम कहते हैं कि विश्वास कोई अलग से विचार नहीं है, बल्कि ये किसी विचार को महसूस करने का एक खास तरीका है। ये उस विचार को ज्यादा जीवंत, ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्थिर बना देता है। और ये विश्वास आता कहाँ से है? ये भी आदत से ही आता है। जब आदत की वजह से हमारा मन एक चीज से दूसरी चीज की उम्मीद करता है, तो वो उम्मीद ही एक तरह का विश्वास बन जाती है। ये विश्वास तर्क से पैदा नहीं होता, बल्कि एक तरह की भावना, एक तरह की फीलिंग है जो हमारे मन में अपने आप उठती है। तो ह्यूम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी तर्क के भरोसे कम और आदत और विश्वास के भरोसे ज्यादा जीते हैं। ये सुनकर शायद हमें लगे कि हम कितने तर्कहीन हैं, पर ह्यूम कहते हैं कि ये अच्छी बात है। अगर प्रकृति ने हमें सिर्फ तर्क पर छोड़ दिया होता तो हम शायद कभी कोई फैसला ही नहीं ले पाते, क्योंकि तर्क तो हर चीज पर शक करता है। शुक्र है कि हमारे पास आदत और विश्वास हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, भले ही उनके पास हर सवाल का पक्का जवाब ना हो। तो अगली बार जब आप किसी चीज पर पूरे भरोसे के साथ कोई काम करें, तो जरा सोचिएगा कि वो भरोसा तर्क से आ रहा है या आपकी प्यारी सी आदत से। ये जानना भी एक तरह की समझदारी है ना? 6ठा खंड, संभावना के बारे में, ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जब हमने ये जान लिया कि हम भविष्य के बारे में 100% निश्चित नहीं हो सकते, तो फिर संभावना, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? हम अक्सर कहते हैं ना, शायद बारिश होगी या इस काम के होने की संभावना ज्यादा है। ये संभावना आती कहाँ से है? ह्यूम कहते हैं कि संभावना भी हमारे अनुभवों पर ही आधारित होती है। जब हमारे अनुभव हमेशा एक जैसे नहीं होते, जब कभी कुछ होता है और कभी कुछ और, तो हम संभावना की बात करने लगते हैं। मान लीजिए आपने 100 बार एक सिक्का उछाला और 60 बार चित्त आया और 40 बार पट।
तो अगली बार आप कहेंगे कि चित्त आने की संभावना ज्यादा है। ये कैसे होता है? ह्यूम समझाते हैं कि जब हमारे अनुभव मिले जुले होते हैं तो हमारा मन उन अनुभवों को याद करता है जो ज्यादा बार हुए हैं, और आदत की वजह से वो उसी नतीजे की तरफ ज्यादा झुकता है। जितने ज्यादा अनुभव एक तरफ इशारा करते हैं, उतना ही हमारा विश्वास उस तरफ मजबूत होता जाता है और हम उसे ज्यादा संभावित मानने लगते हैं। तो संभावना कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि ये भी हमारे मन की आदत का ही एक खेल है जो हमारे अलग अलग अनुभवों को तौलकर एक नतीजा निकालता है। ये बिल्कुल पक्का ज्ञान नहीं है, पर यह हमें अनिश्चित दुनिया में फैसले लेने में मदद करता है। जिंदगी में हम कितने ही फैसले संभावनाओं के आधार पर लेते हैं, है ना? चाहे वो शेयर बाजार में पैसा लगाना हो या ये तय करना हो कि छाता लेकर निकलें या नहीं। ये समझना कि ये संभावनाएं बनती कैसे हैं हमें और बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। 7वां खंड, आवश्यक संबंध के विचार के बारे में, ऑफ द आइडिया ऑफ नेसेसरी कनेक्शन। ये खंड शायद इस किताब का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे मशहूर हिस्सा है। यहाँ ह्यूम फिर से कारण और प्रभाव के उस विचार पर लौटते हैं और पूछते हैं कि जब हम कहते हैं कि क्या खान का कारण है, तो हमारे मन में एक आवश्यक संबंध, नेसेसरी कनेक्शन का विचार आता है। मतलब हम मानते हैं कि में कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी शक्ति है जो ख को पैदा करती ही करती है और ख को होना ही पड़ेगा अगर उ को हुआ है। ये आवश्यकता का विचार कहाँ से आता है? भाग 1। ह्यूम कहते हैं कि जब हम बाहर की दुनिया में दो चीज़ों को देखते हैं, जैसे एक बिलियर्ड बॉल दूसरी से टकराती है और दूसरी चलने लगती है, तो हम सिर्फ दो घटनाएं देखते हैं, एक का टकराना और दूसरी का चलना। हम उनके बीच कोई छुपी हुई ताकत या आवश्यक संबंध नहीं देखते। हम चाहे कितनी भी बारीकी से देखें, हमें वो कनेक्शन नजर नहीं आएगा। तो अगर ये हमें बाहर की दुनिया से नहीं मिलता, तो क्या ये हमारे अपने अंदर से आता है? क्या जब हम अपने हाथ को हिलाने का फैसला करते हैं और हमारा हाथ हिल जाता है, तो हमें अपनी इच्छा और हाथ के हिलने के बीच कोई आवश्यक संबंध महसूस होता है? ह्यूम कहते हैं, नहीं। हमें ये तो पता है कि हम चाहते हैं और हाथ हिलता है, पर वो कैसे होता है, वो शक्ति कहाँ से आती है, ये हमारे लिए एक रहस्य ही है। भाग 2। तो फिर ये आवश्यक संबंध का विचार आखिर है क्या? ह्यूम अपने पुराने दोस्त आदत के पास लौटते हैं। वो कहते हैं कि जब हम बार बार दो घटनाओं को एक के बाद एक होते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में एक आदत बन जाती है, और जब हम एक को देखते हैं तो हमारा मन अपने आप एक तरह की भीतरी मजबूरी से दूसरी की तरफ खिंच जाता है। ये जो भीतरी खिंचाव है, ये जो मन की मजबूरी है, इसी को हम बाहर की चीज़ों पर डाल देते हैं और उसे आवश्यक संबंध कह देते हैं। मतलब वो आवश्यकता चीज़ों में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन में है, हमारी आदत की वजह से है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी विचार था अपने समय का। इसने लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया था। तो जब अगली बार आप कहें कि इसकी वजह से ये हुआ, तो याद रखिएगा कि वो वजह शायद उतनी सीधी और साफ ना हो जितनी लगती है। वो शायद आपकी अपनी आदत की देन हो। ये हमें थोड़ा और ध्यान से चीज़ों को देखने और समझने की प्रेरणा देता है। देखने और समझने की प्रेरणा देता है। 8वां खंड, स्वतंत्रता और आवश्यकता के बारे में, ऑफ लिबर्टी एंड नेसेसिटी। अब एक और बड़ा सवाल, क्या हम सच में आज़ाद हैं अपने काम करने के लिए, या सब कुछ पहले से तय है? इसे स्वतंत्रता, लिबर्टी और फ्री विल, और आवश्यकता, नेसेसिटी और डिटर्मिनिज्म की बहस कहते हैं। ये सदियों से दार्शनिकों को उलझाती आई है। भाग 1, ह्यूम इस बहस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आवश्यकता का मतलब क्या है। जैसा कि हमने पिछले खंड में देखा, आवश्यकता का मतलब है दो चीज़ों का लगातार एक साथ होना और हमारे मन का आदत की वजह से एक से दूसरे की उम्मीद करना। ह्यूम कहते हैं कि इंसानी कामों में भी यही आवश्यकता पाई जाती है। लोगों के व्यवहार में भी कुछ नियम, कुछ पैटर्न होते हैं। एक जैसे हालात में लोग अक्सर एक जैसा ही काम करते हैं। इतिहास और हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी इसी बात का सबूत है। तो अगर इंसानी कामों में भी आवश्यकता है, तो फिर स्वतंत्रता का क्या मतलब? ह्यूम कहते हैं
कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमारे काम बिना किसी कारण के होते हैं या हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है अपनी इच्छा के मुताबिक काम करने की ताकत। अगर आपको कोई बाहर से रोक नहीं रहा, कोई जंजीर नहीं बंधी है और आप जो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। भाग 2। ह्यूम का मानना है कि ये स्वतंत्रता और आवश्यकता एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि साथ साथ चल सकते हैं। अगर हमारे कामों में कोई नियम, कोई आवश्यकता ना होती तो हम किसी के व्यवहार का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते और समाज चल ही नहीं पाता। और अगर हमारे पास अपनी इच्छा से काम करने की स्वतंत्रता ना होती तो नैतिकता यानी मोरालिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हम किसी को उसके कामों के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराते? तो ह्यूम एक तरह से दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे काम हमारी इच्छाओं, हमारे चरित्र यानी कैरेक्टर से पैदा होते हैं, ये आवश्यकता है। और जब हम अपनी इच्छा के मुताबिक काम कर पाते हैं, ये स्वतंत्रता है, तो हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये थोड़ी पेचीदा बात है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी आज़ादी और अपनी जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं। 9वां खंड, जानवरों के तर्क के बारे में, ऑफ द रीजन ऑफ एनिमल्स। ये एक छोटा पर बहुत प्यारा खंड है। ह्यूम कहते हैं कि जानवर भी हमारी तरह ही अनुभव से सीखते हैं। एक कुत्ता जब बार बार छड़ी देखता है और फिर उसे मार पड़ती है तो वो अगली बार छड़ी देखकर डरने लगता है। ये भी तो एक तरह का कारण और प्रभाव का सीखना है जो आदत पर आधारित है। ह्यूम कहते हैं कि जानवर भी हमारी तरह ही आदत और अनुभव के आधार पर भविष्य की उम्मीद करते हैं। उनके पास शायद इंसानों जैसी जटिल भाषा या अमूर्त सोच ना हो, पर सीखने का जो बुनियादी तरीका है वो हम में और उनमें बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये बात हमें जानवरों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं जो सीखते हैं और समझते हैं। 10वां खंड, चमत्कारों के बारे में, ऑफ मिरेकल्स। अब आता है एक और बहुत ही चर्चित और विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल खंड, चमत्कारों के बारे में। ह्यूम चमत्कारों पर यकीन करने के खिलाफ कुछ बहुत मजबूत तर्क देते हैं। भाग 1। ह्यूम कहते हैं कि चमत्कार का मतलब होता है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, यानी कोई ऐसी घटना जो उन नियमों के खिलाफ हो जिन्हें हमने हमेशा बिना किसी अपवाद यानी एक्सेप्शन के सच होते हुए देखा है। जैसे किसी मरे हुए इंसान का जिंदा हो जाना। अब हमारा विश्वास किस पर आधारित होता है? हमारे अनुभव पर। और प्रकृति के नियम क्या हैं? वो भी हमारे एक समान यानी यूनिफॉर्म अनुभव पर आधारित हैं। तो एक तरफ है प्रकृति के नियमों का हमारा पक्का सदियों का अनुभव, और दूसरी तरफ है किसी चमत्कार की गवाही जो कुछ लोगों ने दी है। ह्यूम पूछते हैं, इन दोनों में से किस पर यकीन करना ज़्यादा समझदारी है? क्या ये ज़्यादा संभावित है कि प्रकृति के नियम टूट गए, या ये ज़्यादा संभावित है कि गवाही देने वालों ने कोई गलती की या झूठ बोला या उन्हें कोई वहम हुआ? ह्यूम का जवाब साफ है, हमेशा वही मानना ज़्यादा समझदारी है जिसके पक्ष में ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा लगातार सबूत हों, और प्रकृति के नियमों के पक्ष में हमारे पास सबसे मजबूत सबूत होते हैं। भाग 2। ह्यूम कुछ और कारण भी बताते हैं कि क्यों चमत्कारों की गवाहियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि इतिहास में कभी भी किसी चमत्कार की गवाही इतने सारे, इतने पढ़े लिखे और इतने भरोसेमंद लोगों ने नहीं दी कि उसे झुठलाना नामुमकिन हो जाए। चमत्कार अक्सर अज्ञानी और जंगली लोगों के बीच पाए जाते हैं, और अलग अलग धर्मों के चमत्कार एक दूसरे का खंडन करते हैं, तो वो सब सच कैसे हो सकते हैं? इंसान का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वो हैरानी वाली अद्भुत चीज़ों पर जल्दी यकीन कर लेता है और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताता है। इसलिए ह्यूम का निष्कर्ष है कि एक समझदार इंसान को चमत्कारों पर यकीन नहीं करना चाहिए, कम से कम सिर्फ गवाही के आधार पर तो बिल्कुल नहीं। ये उनके समय के लिए बहुत ही हिम्मत वाली बात थी, और आज भी ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किन चीज़ों पर और क्यों यकीन करते हैं। 11वां खंड, एक विशेष भविष्य व्यवस्था और भविष्य के जीवन के बारे में,
ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविडेंस एंड ऑफ अ फ्यूचर स्टेट, इस खंड में ह्यूम धर्म के कुछ और पहलुओं पर सवाल उठाते हैं, खासकर इस विचार पर कि दुनिया में कोई खास दैवीय योजना यानी डिवाइन प्रोविडेंस काम कर रही है या मरने के बाद भी कोई जीवन है। वो कहते हैं कि अगर हम सिर्फ तर्क और अनुभव के आधार पर सोचें तो हमें इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। दुनिया में हमें अच्छाई और बुराई, सुख और दुख दोनों देखने को मिलते हैं। सिर्फ दुनिया को देखकर यह नतीजा निकालना मुश्किल है कि इसे किसी बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही भले ईश्वर ने बनाया है जिसकी कोई खास योजना है। और जहां तक मरने के बाद जीवन का सवाल है, ह्यूम कहते हैं कि हमारे पास इसका भी कोई अनुभवजन्य यानी एम्पिरिकल सबूत नहीं है। ह्यूम का मकसद यहाँ किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ इंसानी समझ और तर्क की बात करें तो हम इन गहरे धार्मिक सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं पा सकते। ये सवाल शायद हमारी समझ की पहुंच से बाहर हैं। ये हमें फिर से अपनी समझ की सीमाओं की याद दिलाता है और शायद ये बताता है कि कुछ चीज़ें विश्वास और आस्था के दायरे में आती हैं, तर्क के नहीं। 12वां खंड अकादमिक या संदेहवादी दर्शन के बारे में, ऑफ द एकेडेमिकल और स्केप्टिकल फिलॉसफी। और अब हम आ पहुंचे हैं इस किताब के आखिरी खंड पर। यहाँ ह्यूम संदेहवाद यानी स्केप्टिसिज्म के बारे में बात करते हैं। संदेहवाद का मतलब है चीज़ों पर शक करना, सवाल उठाना और आसानी से किसी बात को सच ना मान लेना। ह्यूम कहते हैं कि एक तरह का संदेहवाद वो है जो हर चीज़ पर शक करता है, यहाँ तक कि अपनी इंद्रियों पर भी, और ये मान लेता है कि हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते। ह्यूम कहते हैं कि ऐसा चरम संदेहवाद यानी एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म जीने लायक नहीं है। अगर हम हर चीज़ पर शक करेंगे तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरी तरह का संदेहवाद है जिसे ह्यूम नरम या अकादमिक संदेहवाद कहते हैं, और वो उसे बहुत फ़ायदेमंद मानते हैं। ये संदेहवाद हमें अपनी समझ की सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। ये हमें अपनी जल्दबाजी में फैसले लेने से रोकता है। ये हमें दूसरों के विचारों के प्रति ज़्यादा सहनशील यानी टॉलरेंट बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुद भी गलत हो सकते हैं। ये नरम संदेहवाद हमें उन सवालों में उलझने से बचाता है जो हमारी समझ से परे हैं, और हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है जिन्हें हम अनुभव और तर्क से जान सकते हैं, यानी हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी, विज्ञान और गणित। तो ह्यूम का संदेश ये नहीं है कि हम हर चीज़ पर शक करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, बल्कि उनका संदेश है कि हम सोच समझकर शक करें, अपनी समझ को लगातार परखते रहें और हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार रहें। ये एक तरह की बौद्धिक विनम्रता यानी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है जो हमें एक बेहतर विचारक और एक बेहतर इंसान बनाती है। और इसी सोच के साथ डेविड ह्यूम की मानव समझ के बारे में एक जांच पड़ताल का हमारा ये सफ़र समाप्त होता है। ये किताब शायद आपके मन में कई नए सवाल छोड़ गई होगी और शायद कुछ पुराने जवाबों पर शक भी पैदा कर गई होगी, पर यही तो एक अच्छी किताब की पहचान है ना, जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। ह्यूम की बातें हमें डराती नहीं, बल्कि हमें आज़ाद करती हैं अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों से। वो हमें सिखाती हैं कि अनुभव हमारा सबसे बड़ा गुरु है, आदत हमारी सबसे बड़ी मददगार है, और एक नरम सा संदेह हमारी समझ का सबसे अच्छा दोस्त है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आप आज इस कहानी को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में लौटेंगे तो अपनी सोच को, अपनी समझ को एक नई नज़र से देखने की कोशिश कीजिएगा। अपने अनुभवों पर ध्यान दीजिएगा, अपनी आदतों को पहचानिएगा, और हाँ, कभी कभी अपने सबसे पक्के विश्वासों पर भी एक छोटा सा सवाल ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि सीखना एक कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। मुझे उम्मीद है कि ह्यूम के इन विचारों ने आपको कुछ सोचने, कुछ समझने की प्रेरणा दी होगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और अपनी समझ को बढ़ाकर हम इसे और भी गहराई से जी सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा अपने मन के दरवाजे नई बातों के लिए खुले रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और कुछ नई सीखों के साथ। अलविदा। सीखों के साथ अलविदा।